नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सदन में सोमवार को नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। सत्र के दूसरे दिन भी सदन में सरकार और विपक्ष के बीच टकरार देखने को मिली। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को घेरा है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सदन की सूरत बदली बदली नजर आ रही है। सदन में हर सदस्य की सीट पर टैबलेट लगे हुए हैं। कार्यवाही का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। विधायकों से प्रश्न ऑनलाइन ही पूछे जा रहे हैं और जवाब भी ऑनलाइन मिल रहे हैं। वहीं खाने के समय लोकसभा की तर्ज पर विधायकों ने मोटे अनाज का लुत्फ उठाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक थाली में बाजरे की रोटी और चूरमे के स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते देखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का प्रयास है कि बजट सत्र से विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए। इस बार 75% से अधिक कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पेपर का प्रयोग ना के बराबर हो रहा है। प्रेस दीर्घा में भी पेपर का उपयोग इस बार से बंद कर दिया गया है। सवाल जवाब, विधेयक समितियों की रिपोर्ट व अन्य विधायी कार्यों से जुड़े दस्तावेज अब विधानसभा के नेवा पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगे। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अध्यक्ष ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब कोई भी सदस्य कर्मचारियों को उनकी ड्रेस के अनुसार पहचान सकता है। लोकसभा की तर्ज पर सदस्यों के लिए पेड भोजन की व्यवस्था की गई है। कोई भी सदस्य 100 रुपए में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकता है। मंगलवार को कृषि मंत्री की ओर से मोटे अनाज से तैयार पकवानों का दोपहर भोज सभी विधानसभा सदस्यों को दिया गया। सदन में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा, वरुण मुलाना और सुभाष गगोली ने प्रॉपर्टी आईडी पर सवाल उठाते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने दिया। विभिन्न सवालों के सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सत्र की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सरकार से बीपीएल, रोजगार, सरकारी भर्तियों के बारे में सवाल किए। विपक्ष के सवालों का सीएम मनोहर लाल ने बखूबी जवाब दिया और सीएम मनोहर लाल का साथ दिया डिप्टी सीएम ने। उन्होंने भी कई सवालों के जवाब में विपक्ष को लताड़ लगाई। आज के दिन पैसा खाते में डालने के लिए खाता वेरीफाई कराना फार्मर को पड़ेगा और उसके अंदर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और अब इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान से भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप अपनी एरिया की वेरिफिकेशन को ट्रेजरी से वेरीफाई जल्द से जल्द कराए, क्योंकि मुआवजा पड़ा रहता है। एक खेवट के अंदर 4 हिस्सेदार, 5 हिस्सेदार, 10 हिस्सेदार है। पैसा उस पूरी खेवट का आएगा, मगर जब डिवीजन होगी तो प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पे होगी और उस कारण डिले होता है। सदन के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का बुधवार को आखिरी दिन होगा। बुधवार के कार्य दिवस की समाप्ति के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये सत्र महज राजनीतिक और प्रशासनिक वजह से ही सफल हो सका या फिर जनता के कल्याण और विकास पर चर्चा और निर्णय हो सका। 2 दिनों के सत्र के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश असफल होती दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका सर। डॉक्टर जोगिंदर मोर, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है रजवंत जहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगी और मैं सबसे पहले आऊंगी विजेंद्र जी आपके पास।
आज विपक्ष ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि पोर्टल पे पोर्टल खोले जा रहे हैं, इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर पोर्टल की अगर इतनी ही जरूरत है, अगर पोर्टल से काम चल सकता है तो मंत्रियों को रखने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं लगता? क्योंकि उनका आरोप है कि पोर्टल को खोलने से जो आम आदमी का काम है वो आसान तो नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। विजेंद्र जी, आवाज ठीक से आ रही है सुरभि जी मेरी? हाँ विजेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना या मैं एक बार फिर से दोहराऊं? मैंने सुना है आपका सवाल, मैं जवाब देता हूं जी। देखिए सुरभि जी, आज हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने जिस तरह से आज बताया है कि हरियाणा सरकार किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर सुशासन को बढ़ाने में आगे जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुल जो 7 विधेयक आज पारित हुए हैं, इसमें जो सवाल आपने किया उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो सफेद कुर्ता पहन करके चंडीगढ़ में रहते थे, जो दलाली करने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते थे, नौकरियों के नाम पे पैसे लेते थे, जो ट्रांसफर के नाम पे पैसे लेते थे और अपने चहेते लोगों को नौकरी देने का काम करते थे, जो काबिल और योग्य बच्चे हैं वो बिना नौकरी के रह जाते थे। इसी कारण आज इनको मलाल है, इनको परेशानी है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सदन में खड़े होकर के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है उनको और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब दिया कि आज जो पोर्टल हरियाणा सरकार खोल रही है, चाहे वो कौशल रोजगार निगम को लेकर के जो सवाल उन्होंने किए थे, देखिए मैं सुरभि जी एक बात आपको बताऊं कि हमारी सरकार से पहले अक्सर ये आरोप लगते रहते थे कि भाई ठेकेदारी में जो नौकरियां होती है, डीसी रेट की नौकरी होती है, आउटसोर्सिंग पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 की नौकरियों में ठेकेदार धांधली करने का काम करता है, सरकार से 15,000 रुपए लेता है, कर्मचारी को 10,000 रुपए देता है, ईएसआई और पीएफ उसका नहीं काटता है। इस तरह की तमाम तरह की शिकायतें हमारे पास में जब आई तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत बेहतरीन पहल अपनी तरफ से की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने सरकार की तरफ से एक कंपनी बनाई और उन लोगों को जो पहले डीसी रेट पे या इस तरह से ठेकेदारी में जॉब कर रहे थे, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके हरियाणा सरकार ने अपने रोल पे लेकर के उनको नौकरी प्रदान की है। आज उनको पूरा पेंशन, पूरा सैलरी मिलती है, पूरा ईएसआई पीएफ उनको फैसिलिटी मिलती है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है न्यूज़पेपर के अंदर उस पोस्ट के लिए, कोई पॉलिटिकल उसमें सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का सिस्टम नहीं बनता है। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो जिस विभाग के अंदर नौकरी निकलेगी रिक्वायरमेंट जाती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास में और कौशल रोजगार निगम भर्ती करके संबंधित विभाग में कर्मचारी को भेजता है। मुझे लगता है जो ये पारदर्शी सिस्टम हमने बनाया है कौशल रोजगार निगम का, इसमें परेशानी कांग्रेस पार्टी को ये कि इनके अपने चहेते लोग नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। पहले ये क्या करते थे कि पुराने समय में इन्होंने पैसे देके जिन अधिकारियों को भर्ती किया हुआ था उनसे कह के अपने अपने लोगों का काम करते थे। और सरकारी नौकरी के लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री ने बताया एचएससी एचपीएससी की जो भर्तियां हैं वो किस तरह से हमारे सरकार के अंदर सरकारी नौकरी ईमानदारी से, योग्यता से और काबिलियत से मिलती है। आज युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की भीड़ नेताओं के घर पे नहीं होती, नेताओं के दफ्तर पे नहीं होती, आज कोचिंग सेंटर पे बेरोजगार युवाओं की भीड़ है, क्योंकि कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ईमानदारी से टेस्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर भ्रष्टाचार था, तबादला की फैक्ट्री खुली हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर जो भी मंत्री होते थे उनके यहाँ पे जाके सफेद पोस्ट लोग रहते थे, पैसे लेते थे, ट्रांसफर कराते थे, नौकरी लगवाते थे, छोटे मोटे काम के लिए भी ये कांग्रेस के दलाल टाइप के जो नेता हैं लोगों को पकड़ पकड़ के अपने साथ ले जाते थे, काम कराते थे और उधर से उनसे पैसे भी लेते थे और उनके ही पैसे से किराया लगाते थे, शराब पीते थे। इस तरह के प्रपंच इन लोगों ने अपने समय में किए। आज ये लोग बेरोजगार हैं। जो बेरोजगारी का मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी उठाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में बताया कि बेरोजगार हुए कांग्रेस के नेता। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 7 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमने रोजगार देने का काम किया है। युवा योजना के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का हमने काम किया। हरियाणा विधानसभा के पटल पर कांग्रेस पार्टी ने जो आंकड़े रखे, इन्होंने पहले 5 साल में मात्र 18,020 सरकारी नौकरी देने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने 5 साल में मात्र 5600 सरकारी नौकरी देने का काम किया। वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के अंदर, पहले 5 साल के अंदर हमने लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये क्रांतिकारी काम इसलिए हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से नौकरी दिया। सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर क्षेत्र के
जनता पार्टी ने काम किया, यही परिणाम है कि आज पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये पहली सरकार है जो दोबारा से लगभग चुन के आई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। लेकिन विजेंद्र जी, अभी जनता के आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने इन सारी बातों का जिक्र किया, आपने सारी अच्छाई बताई, लेकिन आप यही बात विपक्षियों को क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि आज सत्र के दौरान वॉकआउट भी किया गया, मानने को तैयार नहीं थे, हंगामा भी खूब हुआ है, तो ये सारी बातें आप लोग विपक्षी पार्टी को समझाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बड़े स्पष्ट रूप से आज सुरभि मैडम उनको समझाया कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए हम सब ये प्रयास कर रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। और ये लेकिन जो लोग बेरोजगार हुए हो, जिनका रोजगार गया हो, जिनका धंधा इन चीजों से चलता था, आज भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता एक पार्टी में काम कर रहा है तो हम उससे पूछते हैं भाई क्या काम करते हो, तो वो बताता है मैं ये काम धंधा करता हूँ, कृषि करता हूँ, व्यापार करता हूँ, नौकरी करता हूँ। कांग्रेस के समय जब नेताओं से पूछते थे कि क्या करते हो भैया, तो वो कहता था कि पूरा टाइम राजनीति में लगा के काम करता हूँ। कहां से कमाई मिलती है? अरे धंधा है राजनीति, क्यों काम करूंगा, राजनीति से कमाई मिलती है। दलाली करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, पेट काटते थे जनता का, अपना पेट भरते थे। मतलब अभी आप ये बोल रहे हैं कि राजनीति का जो पहले कुछ और अर्थ था, आप लोगों ने मतलब बीजेपी ने उसे ठीक कर दिया है। अब राजनीति सिर्फ धंधा या फिर बस घर में बैठ के रोटी खाने का नाम नहीं रह गया, राजनीति का क्या सही काम है वो हुआ है। देखिए मैडम, राजनीति का सही मतलब ये है सुरभि मैडम की जनता के हित में काम करना, निष्पक्ष तरीके से योजना लाना, पारदर्शी तरीके से जनता के हित में काम करना। यही कारण है कि दूसरी बार हरियाणा प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद दी। मैं आज चैलेंजर दावे के साथ जनता के आशीर्वाद के साथ खत्म कर रहा हूं मैडम। ये कहना चाहूंगा 2024 के अंदर देश के अंदर भी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी डंके की चोट पर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विपक्षियों को जनता ने हमेशा के लिए बेरोजगार कर दिया है। अब हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा, ना भाई भतीजावाद चलेगा। इनके परिवार में पार्टी में परिवार पार्टी चलाता है, चाहे बाप बेटे की पार्टी कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर है, चाहे माँ बेटे की पार्टी देश के अंदर है। आप मुझे बताइए इनके पास है इनके पल्ले क्या? ना इनका संगठन बना हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनकी बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। इसका जवाब विपक्षी के नेता भी हमारे साथ डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने विजेंद्र जी के सभी जवाबों को भी सुना होगा, क्या आरोप है और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, कई मुद्दे उठाए गए, खूब आज हो हल्ला हुआ सत्र के दौरान। आप इन सभी बातों से कितने सहमत है अभी जो विजेंद्र साहब ने कहा है? जवाब दीजिए। विजेंद्र नेहरा जी डिबेट में बैठे हैं, इनको शालीनता का परिचय देना चाहिए। इनको पता होना चाहिए सरकार चला रहे 8 साल से, सरकार में क्या दलाली होती है, क्या चीजें होती है। अगर किसी प्रकार की तो ये जांच करते, किसी प्रकार की आज से किसी जांच में किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा देना, क्या प्रतिकृति आपके प्रवक्ता तक उस टाइम तक के नौकरी लगे थे, ठीक है, जो आपकी पार्टी में जो लोग हैं, और आप इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद आरोप चैनल पर बैठकर नहीं लगाने चाहिए। किस प्रकार के क्या प्रतिकृति होती है, क्या चीजें होती है, क्या खर्चा था, क्या एक भी जगह आप साबित कर सकते हैं किसी चीज में? आपकी सरकार में सारे के सारे पेपर लीक हुए, नाकाम और नकारा सरकार है। अब आप चुप रहिएगा, बाद में बात करिएगा, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे। और इन्होंने ये वो सरकार है जिन्होंने एस्टेट किए हुए लाखों युवाओं के साथ धोखाधड़ी का करने का काम किया है। उनका एस्टेट की जो मान्यता थी वो रद्द हो गई है। हम कह रहे हैं एस्टेट को जो है वो जीवन पर्यंत कर देना चाहिए। इन्होंने ऐसे सब अब ठेकेदारी करता है, क्या सरकार ठेकेदारी करेगी? एक्सपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन क्या करेगा? अगर स्वराज कौशल के तहत स्टैम्प करके शोषण करके युवाओं का शोषण किया जा रहा है और पोर्टल इनके एक भी पोर्टल पे सही जानकारी नहीं हो पाती, इनके पोर्टल नहीं चलते, किसान इनके तरफ है, सड़कों की बुरी हालत है। ये विधानसभा में किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। जोगिंदर साहब, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी बोला कि पोर्टल की क्या जरूरत है, अगर आप लोगों को पोर्टल ही रखना है तो मंत्रियों से काम मत करवाइए, मतलब क्या? बोलिए। जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? पोर्टल जब इस देश के अंदर इस प्रकार की प्रदेश व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली आईडी की प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के पास क्या है, बताइए क्या है? और पोर्टल पर रजिस्ट्री की जो ये बात करने लग रहे हैं, एक व्यक्ति ने पैसा दे दिया किसी को और रजिस्ट्री कराने चले गए और उस वक्त पोर्टल नहीं चला तो एक नए विवाद को तुरंत दे दिया इन लोगों ने। एक व्यक्ति ने अपना पैसा पूरा दे दिया,
ठीक है, और रजिस्ट्री उस दिन होनी है, और पोर्टल इनके सर्वर डाउन हो रहते हैं, यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जो हालत कर रखी है, फिर वो सारा का सारा एक भी पोर्टल में बता दीजिए कि कितने लोगों की जो है जो खारिज हुए हैं, जो उस पे डाले थे, जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे कंपनियों ने किस प्रकार से खारिज कर दिए गए हैं, जो चीजें हैं सारी की सारी, ये पोर्टल की बिल्कुल माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि पोर्टल की सरकार। लेकिन डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट की वेरीफाइड ऐसे पोर्टल होते हैं वहां पर बहुत कम गुंजाइश होती है कि आपका पैसा फंस जाए, ऐसा तो नहीं सुना। क्यों नहीं गुंजाइश होती, क्यों नहीं गुंजाइश होती? सारे के सारे स्कूलों को ऑनलाइन प्रक्रिया इसीलिए तो है ना, दलाल ठेकेदार पैसे को ना खा सके, इसीलिए ऑनलाइन प्रक्रिया को बहाल किया जाता है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑनलाइन में धांधलियां होती है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्री घोटाला, इनके ऑनलाइन धांधली का खेल था। रोजगार, देखिए रोजगार के लिए आप रजिस्टर करते हैं वो एक अलग है, और किसी आप घोटाले को लेकर बात यहाँ करें ऑनलाइन तरीके से तो वो बात अलग है, ठीक है। एक भी जांच, एक चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी, एक भी एसआईटी की जांच ये बता दीजिए इन्होंने जांच को दायर किया हो, एक भी जांच में ये बता दीजिए कि जांच में चले किया हो। पोर्टल की सरकार किसानों की किस तरीके से पोर्टल चले नहीं है, किसान धान की मंडी में तो धान की दुर्गति हुई है, जो किसानों की दुर्गति हुई है, आज किसान की दुर्गति है, तो रोडवेज के कर्मचारी के खिलाफ, जोगिंदर जी, कर्मचारी के खिलाफ, बोर्ड पुलिस के खिलाफ, आज ऐसा क्या हो गया? अगर इतनी पारदर्शी सरकार। जोगिंदर जी, एक और मेहमान है, जोगिंदर साहब एक और मेहमान है आपके पास, फिर से आएंगे। रजवंत जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता ये ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जो बता रहे हैं, हमारी समझ में एक चीज नहीं आ रही। जिस प्रकार से ये ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, असल में उस पोर्टल की जो समस्या है वो ना तो सरकार समझ पा रही और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं इसके बारे में बिल्कुल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। उदाहरण भी दीजिएगा। स्टार्ट किया परिवार पहचान पत्र, और परिवार पहचान पत्र में इतनी भारी समस्याएं पैदा कर दी कि उनको ये नहीं पता कि एक तो उनकी इनकम को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, दूसरा उनकी जो उसके लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उनमें उनकी कास्ट बदल दी, उनके लिए उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बात, अभी जैसे अभी बात चल रही थी प्रॉपर्टी आईडी की, ऑनलाइन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। ऑनलाइन होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर नहीं बन पा रही और उन लोगों के पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर एनटीसी के लिए तो वो बार बार क्या कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा, और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं सर्वर भी चल जाता है। ये क्या है? ये वही तो भ्रष्टाचार को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। और इस चीज के बारे में हजारों बार शिकायतें जा चुकी हैं। इनके अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने की भी काम किया है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मैं इस चीज के लिए भी कह रहा हूँ, मुकदमे भी दर्ज हुए, जेल की हवा भी खानी पड़ी है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर ये कह रही है कि हमने ऑनलाइन करके बहुत अच्छा काम किया, अच्छा कुछ भी नहीं किया। इसमें परेशान जनता हो रही है। सेक्रेटरीट के दफ्तरों के चक्कर आम जनता को लगाना पड़ रहा है। जो जनता मतलब घर बैठ के जिनका काम होना चाहिए था, उनको घर से एक तो अपना रोजगार छोड़ रहे हैं, एक तो रोजगार नहीं है उनके पास, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर अगर वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे तो वो सरकार की कैसी पॉलिसी है? वो केवल और केवल, चाहे किसानों की बात करें, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये जो भी जितनी भी इन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी चली है, किसान का काम है खेत में काम करने का, उसका काम ये नहीं है कि सीएससी के चक्कर लगाए। वो अब कहते क्या है कि आप ऑनलाइन गिरदावरी भी करा सकते हैं, किसान अपनी कहां पर करेगा? उनके किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सरकार केवल और केवल अपनी थमाने का काम बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में बात चल रही थी, मैं आपको बताऊंगा कि एक यही सरकार है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और अगर इनमें अगर हमारी कोई कमी है, अगर हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो हमारे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है, तो उन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। एक चीज आपको और बताऊंगा, ये कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया है। इस सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया है। आप खुद मान के चलिए, जिस चीज के लिए एचपीएससी के थ्रू भर्ती होने वाली पीजीटी की भर्ती को इन्होंने हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम के माध्यम से और भर्ती कर दी। जो भर्ती केवल एचपीएससी को करनी होती है, वो इन्होंने ठेकेदारों की, जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, उसकी भर्ती भी इन्होंने हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम के माध्यम से कर दी। तो सोच के देखिए ये सरकार कैसी है। और ये सरकार के बारे में एक चीज बताऊंगा,
कि जितनी भी बातें कहते हैं केवल और केवल ये कागजों में पूर्ति करते हैं। अभी विधानसभा में मुद्दा उठा था बेसहारा पशुओं का। बेसहारा पशुओं के आज हालात क्या है कि आम जनता को कहीं चाहे घर में, गलियों में, सड़क पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन पशुओं का रोल होता है। इनको कंट्रोल कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है और केवल लिपा पोती करके, खाना पूर्ति करके और ये कह देती कि हमने कर दिया। अभी कमल गुप्ता जी को मैंने सुन रहा था कि याशी कंपनी जिसको प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया गया था और उस प्रॉपर्टी आईडी में लगभग 50% से ज्यादा लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत तरीके से बनी हुई है। किसी का नाम किसी का चढ़ा दिया, किसी का रकबा फालतू चढ़ा दिया, किसी का नाम गलत चढ़ा दिया। और उतना कुछ होने के बावजूद जब नगर परिषद, नगर पालिकाओं में जब लोगों की भीड़ जमने लगी तो भी इन्होंने उसको कहा कि आप वहां पर आके इनका समाधान कराए। लोग कई दिन तक वहां पर चक्कर काटते रहे और आज जब जवाब दे रहे तो वो कह रहे कि केवल 4.2% प्रॉपर्टी आईडी गलत हुई है। इस याशी कंपनी ने केवल और केवल घर बैठकर कहीं एक ठिकाने पर बैठकर और लोगों की प्रॉपर्टी आईडी को गलत चढ़ा दिया और अब उसी याशी कंपनी को कह रहे हैं कि हम इसको आगे काम तो नहीं देंगे। आगे तो काम मत दो, लेकिन जिन लोगों की गलत होगी उनको दुरुस्त करने का काम कौन है? क्या अब हमारा काम ये रहेगा कि हम कमेटियों के चक्कर लगाएंगे? तो ये लोग इस चीज का जवाब जरूर दें। ऑनलाइन पॉलिसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। जो लोग वहां पर जाके पैसे दे देते हैं उनका काम तुरंत हो जाता है और जो लोग ईमानदारी से काम कराना चाह रहे हैं उनका काम के लिए कई दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है छोड़ के अपना वहां पर रजवन साहब जवाब भी चाहिए। विजेंद्र जी, अभी आपने बोला कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं से यह भी सुना कि जो ऑनलाइन और पोर्टल बहाल किया जा रहा है, नए पोर्टल्स खुलाया जा रहा है, इससे आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और बल्कि इससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है, आम जनता और परेशान है। देखिए सुरभि जी, ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। जो ऑनलाइन पोर्टल हम लोग बना रहे हैं उससे भ्रष्टाचार कम हुआ या ज्यादा है, ये मुझे लगता है कि जनता को तय करना चाहिए। आज पूरे देश भर के अंदर हरियाणा प्रदेश शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई। ठीक है। आज लगभग 95% जो टीचर हैं वो अपनी मन पसंदीदा जगह पे जाते हैं ट्रांसफर होके के और 95% अध्यापक उससे संतुष्ट हैं। पहले क्या होता था, चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री के यहाँ पे अध्यापक रहते थे, लाख रुपए देके अपना ट्रांसफर करा के लाते थे। आज ऑनलाइन उनका ट्रांसफर हो चुका होता है। आज हालत ये है कि जहां कांग्रेस राज्य है, ऐसे भी लगभग 14 राज्य पूरे देश के अंदर हरियाणा की ऑनलाइन टीचर पॉलिसी को कॉपी कर चुके हैं, अपने यहाँ अपना चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ईमानदारी से नौकरी देने का हमने सिस्टम शुरू किया है, देश के अनेक राज्य हमारे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमसे सीखा है, पूछा है कि आप कैसे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम भी अपने यहाँ करना चाहते हैं। आज मेरी फसल मेरे ब्यौरा के माध्यम से जब हरियाणा प्रदेश के हर एक किसान की जानकारी सरकार के पास आती है तो 24 घंटे के अंदर एमएसपी के ऊपर उसकी फसल का दाम किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करने वाला हरियाणा देश के अंदर पहला राज्य है। इसके साथ साथ परिवार पहचान पत्र में अगर उसकी उम्र 60 साल हो जाती है तो अब उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑनलाइन जरिए। विजेंद्र जी, समय थोड़ा बात जल्दी खत्म करेगा, समय कम है सर। ओल्ड एज पेंशन अपने आप उसके घर बैठे बैठे उसकी बन जाती है। आज हरियाणा के अंदर 2-4 विभाग को छोड़ के हर विभाग में ऑनलाइन। ठीक है विजेंद्र जी, समय कम है। विजेंद्र जी, समय कम है, आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब। अभी आपने सुन लिया, बोलिए जल्दी, अपनी बात को जल्दी खत्म करिएगा। देखिए 2 लाख तो बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, इनके कोर्ट में नहीं किया है वो काम। जो जीवित व्यक्ति थे उनको मृत दिखा दिया गया। तो इनकी किसी भी व्यवस्था में अंदर कोई भी वही नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, किसी प्रकार की सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं की बात करते हैं। अगर जनता तय करेगी तो फिर जनता आज सड़कों पर क्यों है? किसान इनके खिलाफ है, व्यापारी इनके खिलाफ है, कर्मचारी इनके खिलाफ है, छोटे कर्मचारी इनके खिलाफ है। अगर जनता तय करेगी, ठीक है, मतलब सरकार जो दावा कर रही कि जनता खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता परेशान है, ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, रजवन जी, आपके पास, अपनी बात को जल्दी खत्म करिएगा। देखिए एक चीज है, अभी ये ऑनलाइन पॉलिसी और हरियाणा ये कौशल विकास रोजगार के बारे में बता रहे थे। अभी पिछले कुछ दिनों में सफाई कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में हड़ताल की थी और आज भी उन लोगों से एक बार यही तो पूछे कि उन्होंने हड़ताल क्यों की। वो यही तो कह रहे थे कि ठेकेदार हमारे नाम से जो पैसे आते हैं वो हमें पूरे पैसे नहीं देते,
तो वो लोग ठीक है। क्यों कौशल विकास रोजगार निगम में होने के बावजूद भी तो पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे थे। बिल्कुल मैं ये बताना बिल्कुल चाहूंगा। रजवंत जी इस चर्चा को हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, समय कम है। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज विधानसभा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई खत्म हुई, हालांकि हो हंगामा भी बहुत देखने को मिला। कल तीसरे दिन भी एक बार फिर से कार्रवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ विधानसभा सत्र के दौरान होता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।